हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी? मैं तान्या खान साफी फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपनी न्यू वीडियो में। आज के जो हमारा वीडियो है वो रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 की नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे कि आप हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराइए। तो मैंने ये कुछ क्वेश्चंस पेपर लिए हैं, ठीक है, ये जो हमारे 2024 में पूछे गए थे। ठीक है, तो अभी हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से जल्दी हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। आपको आप देखना कि आप कितने इसमें से कर पाते हो खुद से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन टू द चिल्ड्रन इज अ मेजर ऑफ। ऑप्शन दिए गए हैं हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ट्रीटमेंट या रिहैबिलिटेशन। तो यहाँ पर पूछा है कि बच्चों को मौखिक पोलियो वैक्सीन का प्रशासन एक उपाय है। आखिर इसका मतलब ये है कि बच्चों को जो पोलियो वैक्सीन दी जाती है उसका उद्देश्य क्या है, क्यों दी जाती है? हेल्थ प्रमोट करने के लिए, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए। इसमें आपको हिंदी में इतना ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा। प्रमोशन क्या होता है? हेल्थ को प्रमोट करना, ठीक है, बढ़ावा देना अच्छी हेल्थ को। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन किसी एक प्रोटेक्शन करना किसी भी चीज़ से। ट्रीटमेंट उपचार करना। रिहैबिलिटेशन किसी मतलब कोई अगर बीमारी हो जाती है उसके बाद फिर अच्छी उसे ट्रीटमेंट देना, उसे दोबारा से उसी कंडीशन में लाना रिहैबिलिटेशन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर वैक्सीन का मतलब होता है प्रोटेक्शन करना आने वाले बैक्टीरिया से, ठीक है। जो भी बाहर से जो हमें इफेक्ट करते हैं बच्चों को, उनसे प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि वैक्सीन क्यों लगाई जाती है। हम पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड है द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वोलाई ऑफ द लंग्स टेक प्लेस बाय, ठीक है। यहाँ पर पूछा है फेफड़ों की एल्वोलाई में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है? गैस कौन सी होती है फेफड़ों में? ऑक्सीजन, CO2, जिनका आदान प्रदान होता है, ठीक है, आपको भी पता होगा। ठीक है, तो इसमें किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? ऑस्मोसिस, सिंपल डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हमारा जो ऑक्सीजन और CO2 या किसी भी गैस का अगर आदान प्रदान होता है तो वो होता है सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, ठीक है। बहुत ही सरल प्रसार के द्वारा, ठीक है। थर्ड है आँख का आकार बनाए रखा जाता है। तो आँख का आकार किससे बनाए रखा जाता है? एकस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, कंजिक्टा, उपरोक्त सभी, एक्वस ह्यूमर, वेट्रस ह्यूमर या कंजक्टिवा, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, वेट्रियस ह्यूमर, ठीक है। फोर्थ है रक्त की आपातकालीन ग्रंथि है। तो आपातकालीन ग्रंथि कौन सी होती है? इमरजेंसी ग्लैंड, आपने पढ़ लिया होगा अगर आपने अभी तक अपनी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ ली हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो हमारी इमरजेंसी ग्लैंड होती है। फिफ्थ है गोइटर इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन एसोसिएटेड विद। जो हमारा गोइटर है वो रोगजनक स्थिति है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, किस चीज से? इसमें आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे कि किससे संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ग्लूकागॉन, प्रोजेस्टेरोन, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन। तो आपको पता ही होगा कि ये कौन से हार्मोन है। ग्लूकागॉन है, ये हमारा ग्लूकोज के लेवल को अप करने के लिए होता है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये हमारा एक लेडी यानी कि एक वुमेन के अंदर एक प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन ये हमारे मेल में होता है। और जो थायरोक्सिन होता है ये हमारा गोइटर को दर्शाता है, यानी इससे संबंधित है हमारा गोइटर। अगर थायरोक्सिन की कमी हो जाती है तो हमें गोइटर हो जाता है। मारे गए बैक्टीरिया से बनी वैक्सीन है, ठीक है। तो मारे गए बैक्टीरिया किल्ड बैक्टीरिया से कौन सी वैक्सीन बनी है? पर्ट्यूसिस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग आरबीसी का कब्रिस्तान के रूप में माना जाता है? तो कौन सा जो अंग है जो आरबीसी का कब्रिस्तान माना जाता है, ये ऑप्शन तो आप सबको पता ही होगा। ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी स्प्लीन, ठीक है, प्लीहा। ओके, ठीक है। हम थोड़ा सा कम डिस्कस करेंगे ताकि हम अपने सारे क्वेश्चन को कवर कर पाए। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आर्थिक संकेतक नहीं है? ठीक है, सामाजिक आर्थिक संकेतक नहीं है। हाउसिंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लिटरेसी रेट या फैमिली साइज, ठीक है। तो इसमें ये पूछा है कि सामाजिक आर्थिक संकेतक नहीं है। तो इसमें जन्म के समय, प्रत्याशा, परिवार का आकार या साक्षरता दर या आवास। तो यहाँ पर जो हाउसिंग है वो हमारा सामाजिक आर्थिक संकेतक नहीं है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर 9। वायु प्रदूषण का संकेतक निम्नलिखित में से कौन से हैं? वायु प्रदूषण का संकेतक कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लाइकेन, ठीक है।
लाइकेन कार्बन डाइऑक्साइड हमारा रिलीज करता है, इसलिए इसका संकेतक है वायु प्रदूषण का। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोगों का सेट है जो मच्छरों द्वारा फैलाता है? इसमें ऐसा कौन सी बीमारियां हैं ए बी सी जो मच्छरों के द्वारा फैलती हैं? हैजा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा, टाइफाइड, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू कौन से मच्छर से फैलता है? एडीज। और मलेरिया कौन से? एनाफिलीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 11 है, एक वयस्क का सामान्य रक्तचाप क्या है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, 120/80 mmHg। ठीक है, 12 पर आते हैं कि जल की स्थायी कठोरता निम्नलिखित में से किसके कारण नहीं होती है? ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, नाइट्रेटस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम सल्फेट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, CaCO3, C2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13, बच्चों में दस्त का सामान्य कारण क्या है? तो नॉर्वॉक्स वायरस, गिडियासिस, एडेनोवायरस या रोटा वायरस। तो बच्चों में जो डायरिया होता है उसका कारण क्या होता है? रोटा वायरस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 14 है, नवजात पीलिया का इलाज करने के लिए किस रंग की रोशनी का उपयोग किया जाता है? तो नवजात शिशु जो होते हैं, मतलब न्यूनेटल जो होते हैं, जिन्हें अगर उन्हें जॉइंडिस हो जाता है तो किस कलर की लाइट का यूज किया जाता है उनको ट्रीट करने के लिए? ऑप्शन है नारंगी, यानी कि ऑरेंज, ब्लू, रेड या फिर येलो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आएगा ब्लू, यानी कि ब्लू रंग की जो रोशनी होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। 15 है, निम्नलिखित शरीर का संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? शरीर का संतुलन, सेरेब्रम, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड या सेरेबेलम। आपको भी पता होगा अगर आपने अभी तक पढ़ लिया है कि हमारा जो ब्रेन है कि वो उसका क्या क्या वर्क रहता है, कौन से पार्ट का। तो सेरेब्रम हमारा सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, सबसे आगे वाला सेरेब्रम। और मेड्यूला ये हमारे पीछे की तरफ, पीछे और नीचे की तरफ हमारा मेड्यूला पाया जाता है। और जो हमारा स्पाइनल कोड होता है वो हमारी स्पाइनल कोड होती है, वो हमारे ब्रेन का पार्ट नहीं होता है। और सेरेबेलम जो होता है ये हमारे बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, सेरेबेलम। ठीक है, ये आपको याद रखना है आगे तक के लिए, आपके ये बहुत अच्छी चीज है ये। मतलब जो भी है ये ब्रेन, आप ब्रेन अच्छे से पढ़ के चलना, क्योंकि बाद में आपको एनाटॉमी पढ़नी है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, ज्ञात जहरीले सांप के काटने के इलाज करने की सबसे अच्छी प्रक्रिया क्या है? ठीक है, व्हाट इज द बेस्ट प्रोसीजर ऑफ ट्रीटिंग एज नॉन पोइजनियस स्नेक बाइट? मैंने भी ये क्वेश्चन गलत कर दिया था जब मैंने एग्जाम दिया था। तो ये मुझे अभी भी कुछ भी इसका तो मुझे समझ में ही नहीं आता। मैं इसको हमेशा यही लगाने की कोशिश करती हूँ कि सांप को पकड़े, एक बर्फ के डब्बे में रखें और सांप को पीड़ित के साथ ले जाएं इलाज कराने के लिए। क्योंकि मैंने हमेशा से यही देखा है, हम जितना भी टीवी पर देखते हैं, सोशल मीडिया पर, कि सांप को ना उसके साथ लेके जाना होता है जब कोई काट ले तो। लेकिन यहाँ पर इसका ऑप्शन है पीड़ित को शांत रखें, काटने की जगह को हृदय के नीचे रखें और चिकित्सा की सहायता लें। चिकित्सा तो लेनी है, ये भी करना है, शांत भी रखना है, काटने की जगह को हार्ट से नीचे भी रखना है, लेकिन सांप को साथ के लिए लेके जा रहे पता नहीं। चलो ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आप अपना क्लियर कर लेना अपने टीचर्स से। ठीक है, 17 है, विशेष डॉक्टर जो बुजुर्ग लोगों का इलाज करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मतलब हर चीज का स्पेशलिस्ट अलग होते हैं ना, ऐसे ही जो बुजुर्गों का इलाज करते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है जेरियाट्रिशियन। जेरियाट्रिशियन, ठीक है, जेरियाट्रिशियन यानी जरा चिकित्सक, यानी ऑन्कोलॉजिस्ट आपको पता ही है, कैंसर। फिजिशियन यानी कि जो मेडिसिन देते हैं। ऑर्थोपेडिक्स जो हमारे घुटनों का दर्द या फिर जितनी भी हमारी हड्डियों से रिलेटेड जितनी भी परेशानी होती है ना, ऑर्थोपेडिक्स कहते हैं। ऑस्टियोपैथ लिखा हुआ है। 18 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक स्तर की रोकथाम है? प्रारंभिक निदान व उपचार नहीं। प्रारंभिक का मतलब तो वो प्राइमरी में आ गया। और अगर विशिष्ट संरक्षण, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ये हमारा हमारा ये प्रीमोडियल में आ जाएगा। हेल्थ प्रमोशन, ये भी हमारा प्रीमोडियल में आएगा। विकलांगता की सीमा यानी कि डिसेबिलिटी लिमिटेशन, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा तृतीयक स्तर यानी कि लास्ट स्टेज जो हमारी टर्सरी स्टेज जो होती है, टर्सरी लेवल प्रिवेंशन,
इसमें आएगा विकलांगता की सीमा। ई है यहाँ, सॉरी 19 है यहाँ पर, विटामिन ई की कमी के कारण से क्या होता है, कारण से क्या कौन सा रोग होता है? मांसपेशियों में कमजोरी नहीं, विटामिन डी की कमी से होती है। न्यूरोलॉजिकल विकार, हाँ, विटामिन ए की कमी से न्यूरोलॉजिकल विकार होते हैं, यानी कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। और नरम हड्डियां विटामिन डी, मसूड़ों से खून आना विटामिन सी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 20 है यहाँ पर, प्रोटीन का अच्छा स्रोत कौन सा है? वीडियो के बीच में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है? मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा बिजी होने के बावजूद मैं आपको वीडियो प्रेफर कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, मैं आपके कमेंट भी इग्नोर नहीं कर सकती। जो भी आप कमेंट करते हैं, जो बहुत बड़ी संख्या में जो कमेंट रहते हैं, मैं उनका वीडियो बनाने का पूरा कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मुझे भी अपनी पढ़ाई को कवर अप करना होता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी थोड़े से क्वेश्चंस और रह गए हैं, पूरा वीडियो देखकर जाना और इन्हें नोट डाउन कर लेना, वीडियो को सेव कर लेना, और जिस दिन आप जाओगे एग्जाम देने उससे 2 दिन पहले भी आपको रिपीट करना है। प्रोटीन का अच्छा स्रोत कौन सा है? फल, हरी सब्जियां, अंडे या चावल? तो अंडे, इसमें तो कोई भी लगा देगा। कुल रोगात्मकता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, यानी कि मोडिडिटी डिटरमाइंड बाय, किससे किया जाता है रोगों का निर्धारण? ठीक है, तो किससे? सेंट्रिटी निगरानी, यानी कि सेंटिनल निगरानी, वार्षिक सर्वेक्षण, सक्रिय निगरानी या निष्क्रिय निगरानी? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, वार्षिक सर्वेक्षण। जब एनुअल सर्वे होंगे तो उससे जितने भी हमारे रोग होते हैं उनका निर्धारण किया जाता है। 22 है यहाँ पर, जन्म से शरीर में मौजूद रोगों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो कुष्ठ रोग नहीं, हीमोफीलिया नहीं, जन्मजात ये तो आप बिल्कुल आंख बंद करके भी लगा सकते हो, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे कोंगेंटियल। ठीक है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर, दूध के पाइस्चराइजेशन का मतलब क्या है? दूध के पाइस्चराइजेशन का मतलब क्या है? तो दूध में विटामिन को समृद्ध किया जाता है, यानी कि विटामिन को ऐड किया जाता है। दूध में केसीन आंशिक रूप से पच जाता है, सभी बैक्टीरिया मारे जाते हैं, ये रोगजनक बैक्टीरिया मारे जाते हैं। तो पाश्चराइजेशन का जो मतलब होता है वो ये होता है कि दूध में जो हमारे रोगजनक बैक्टीरिया होते हैं वो मारे जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 24 है यहाँ पर, सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? आर्थिक समृद्धि, राजनीतिक स्थिरता, व्यक्तिगत भलाई या सामुदायिक भलाई? पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। प्राइमरी गोल ऑफ पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ का प्राइमरी गोल क्या है? आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी नहीं। हमारा जो पब्लिक हेल्थ है, अब हेल्थ से हमारा आर्थिक से कोई, इकोनॉमिक से कोई कनेक्शन नहीं है, राजनीतिक पॉलिटिकल से भी कोई कनेक्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है व्यक्तिगत भलाई, व्यक्तिगत का मतलब होता है इंडिविजुअल, यानी कि किसी एक पर्सन की भलाई, ठीक है, अच्छे रहने की, स्वस्थ रहने की नहीं। सामुदायिक भलाई, यहाँ पर उसके पूरे जितना भी कम्युनिटी में सबको वेलबींग रहना है, उनका ये लक्ष्य रहता है। 25 है, पिट्यूटरी ग्रंथि किसके नियंत्रण में है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस। आपने अभी तक एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़नी है। 26 है, वह एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा को पार करती है, IgE, IgA, IgM या IgG? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा सी, IgG। 27 है यहाँ पर, मानव किडनी की मूल कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज नोन एज हैन्ने लूप, नेफ्रिडिया, पिरामिड या नेफ्रॉन? तो नेफ्रॉन हमारी जो है क्रियात्मक इकाई होती है, फंक्शनल यूनिट होती है हमारे किडनी की, ठीक है। 28 है यहाँ पर, एक अचेतन रोगी के मुंह में अतिरिक्त श्राव को निकालने की विधि क्या होती है? तो जब आप हॉस्पिटल में वर्क करेंगे ये चीज आपको तब भी समझाई जाएगी, आपको बहुत काम में आने वाली है, इसको कहते हैं संक्शन। कोई भी पॉइजन पेशेंट हो तो उसको एक ट्यूब डाली जाती है, जिसमें एक मशीन होती है, जिससे उसकी सारी अंदर जितना भी होता है, जो उसने लिया होता है पॉइजन, वो सब उससे हम निकाल लेते हैं सक्शन से खींचकर, ठीक है। 29 है, विशेष रूप से प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी है जो जीवन धमकी देने वाले बीमारियों स्थितियों वाले मरीज को नर्सिंग देखभाल प्रदान
करते हैं। अब ये इतना इन्होंने क्वेश्चन को इतना डिफिकल्ट बना दिया है कि आसान तो है लेकिन इतना ज़्यादा मतलब कंजर्वेटिव, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। जीवन धमकी देने वाले, अब इसमें पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा। हाईली स्पेशलाइज्ड and trained healthcare personnel who are provide nursing care to patient with life threatening illness and condition। तो इसमें यही है कि जो पेशेंट को ज़्यादा हाईली स्पेशलाइज में ट्रेन किया जाता है, कौन सी हेल्थ केयर होती है, कहाँ दी जाती है, तो उसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी करेक्ट, आईसीयू। आईसीयू में जब हमारा कोई पेशेंट उसे क्रिटिकल कंडीशन होती है तो वहाँ पर हमें आईसीयू में और क्रिटिकल केयर नर्स दी जाती है। ठीक है, 30 है यहाँ पर। सार्वजनिक स्वास्थ्य में स्वच्छता का क्या अर्थ है? यहाँ पर पूछा है स्वच्छता यानी कि सैनिटेशन। तो सैनिटेशन का जो है क्या मीनिंग है? मानसिक भलाई, शारीरिक फिटनेस, व्यक्तिगत स्वच्छता या पर्यावरण की सफाई। देखिए आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को आपको बहुत डीप पढ़ना है कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्योंकि आप अगर नहीं ध्यान से पढ़ेंगे तो आप कुछ भी टिक कर सकते हैं, आपको वही ठीक लगेगा। मानसिक भलाई, मेंटल वेलबींग नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि मेंटलिटी से क्या सैनिटेशन का कोई भी रिलेशन नहीं है। शारीरिक फिटनेस यानी कि फिजिकल फिटनेस, हाँ ये हो सकता है। अभी आगे और क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता यानी कि एक किसी व्यक्ति की स्वच्छता, पर्सनल हाइजीन नहीं। पर्यावरण की स्वच्छता, इसका अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि सैनिटेशन का मतलब होता है कि आपके आसपास की जो चीजें रहती हैं उनको सैनिटाइज करना, उन्हें क्लीन करना, उन्हें साफ रखना, तो इसलिए यहाँ पर पर्यावरण की सफाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जैसे ही आप इस पर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अच्छा रेस्पॉन्स रहेगा तो मैं आगे भी आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।